हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे, आज है महावीर जयंती। महावीर मतलब एक महावीर जयंती गई थी अभी कुछ दिन पहले, और एक आज बजरंग बली वाले जो महावीर हैं, जिनको हम महावीर कहते हैं, वीरों के वीर कहते हैं, उन बजरंग बली की जयंती है। और आज का जो दिन है वो, मैं सभी बच्चों की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं बजरंग बली से कि हे बजरंग बली, मुझे इन बच्चों को आपके अंदर जैसा डिवोशन था भगवान राम के प्रति, आपके अंदर जैसी भक्ति थी भगवान राम के प्रति, कुछ वैसा ही डिवोशन, कुछ वैसी ही भक्ति हमारे लक्ष्य के प्रति, हमारी मंजिल के प्रति हमारे सीने में भी उत्पन्न हो जाए, ऐसी कुछ कृपा करे, है ना। तो आप सभी बच्चों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हनुमान जी से हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं अगर आप उनके चरित्र को उठा के देखोगे तो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ के निकल जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन उसमें जो हनुमान जी के चरित्र की विशेषताएं बताई गई है, अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आप भी अपने लक्ष्य, अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाओगे, राइट। तो ऐसा आशीर्वाद आप सब पर बना रहे भगवान बजरंग बली का, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और इसी प्रार्थना के साथ में शुरू करना चाहूंगा हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? कैसे हो सारे के सारे बच्चे? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कमेंट्स को, कैसे होंगे ये बड़े? यस। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो, आज का तो यार एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा हाई है, बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में बैठे हुए हैं। और इसी पॉजिटिविटी को हम मेंटेन करते हुए आज का जो सेशन है उसको कंडक्ट करने वाले हैं। आवाज वगैरह एकदम परफेक्ट है, जैसा कि आप सारे के सारे बच्चे बता रहे हो, क्लास एकदम परफेक्ट है। और अब बारी है हमारे इस सेशन को शुरू करने की, राइट। तो मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चों ने अभी तक पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में हर एक क्लास अटेंड करी है? दिस इज लेक्चर नंबर 7, ये 7वां लेक्चर है। और अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर आपका पहला चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आपका जो उत्साह था, आपकी जो एनर्जी थी, वो हो सकता है धीरे 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 डाउन चली गई हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो जो गैंग्स ऑफ वसेपुर का सीन नहीं है, जिसमें वो जो चचा होते हैं, वो जब भी गिल्ट फील करते हैं, जब भी ग्लानी फील करते हैं, तो खुद के ही जाके कोड़े मारते हैं। तो वैसे कोड़े वगैरह मारने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ग्लानी महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका उत्साह पहली क्लास में जितना था अभी उतना नहीं है, पहली क्लास में जो लगन था अभी उतना नहीं है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है ना। तो इसके प्रति गिल्ट फील करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें बस एक काम करना है, जब भी हमारा एनर्जी लेवल डाउन चला जाए, जब भी हमारा उत्साह कम हो जाए, तो हमें अपने अंदर का जो उत्साह है वो अपनी जिद और जुनून के माध्यम से वापस से जगाना है। ये काम हमें खुद से करना है। ये काम अगर हम करते रहेंगे बारी बारी, बीच बीच में, तो हम देखेंगे कि थ्रू आउट ईयर हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो फोकस है, वो बहुत अच्छा सा बना रहेगा, राइट। तो मुझे यहां पर पेन नहीं मिल रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूं कहाँ चला गया, कहाँ है, ये रहा। ठीक है। तो इसीलिए है हमारा स्लोगन आप सभी लोगों के लिए, हैशटैग जिद कर।
तो तैयार हो जाओ सारे के सारे बच्चे, अपनी कॉपी, अपना पेन और अपना दिमाग, इन 3 चीजों की आवश्यकता है। अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन चला गया है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, सबके साथ में होता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद में हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, एक नया अध्याय शुरू होगा, और आपको फिर से मौका मिलेगा एक पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ में अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करने का। इसीलिए तो बेटा किताबों में चैप्टर्स बनाए जाते हैं, वरना किताबें ऐसे भी लिखी जा सकती थी कि शुरुआत हुई और एक ही चैप्टर में पूरी की पूरी किताब खत्म कर दी। क्यों किताबों में चैप्टर्स बनाए जाते हैं? क्योंकि हमारी एक मानसिकता का पक्ष है कि हम कुछ समय बाद में उस उत्साह, उस एनर्जी के साथ में कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसीलिए तो चैप्टर्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जैसे ही एनर्जी लेवल कम होगा, तब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगले चैप्टर में हम वापस से पूरी एनर्जी के साथ में शुरू कर देंगे, है ना? तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है बेटा, आ रहा है ना सबको समझ में? ठीक है, चलो। तो दिस इज लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो आज के हमारे टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अक्सर छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर इसके ऊपर छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये एक ऐसे आदमी की उपज है जिसको गणित से नफरत थी। सोचो, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसको गणित से नफरत थी, जिसको गणित के सूत्र समझ में ही नहीं आते थे, तो उसने एक दूसरा तरीका अपनाया। यहां पे आप देखोगे उस तरीके का नाम है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसमें गणित की आवश्यकता ही नहीं है। तुमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा, एक बिंदु आवेश की वजह से, एक द्विध्रुव की वजह से, एक वलय की वजह से, पढ़ा ना तुमने? अब वो जो फॉर्मूले हैं, उन्हीं को आप अगर देखना चाहते हो तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? आपको इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। मजा आएगा आपको, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, और हम देखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, किन किन गुणधर्मों का पालन करती है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, और अपन अच्छे अच्छे सवालों के माध्यम से समझेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो आपको पूरे पूरे एनर्जी, पूरे फोकस के साथ में क्लास को अटेंड करना है। आधी क्लास जो है वो हमारी इनके बारे में होगी। फिर हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना? और विद्युत फ्लक्स के आधार पे कैसे हम गाउस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हम गाउस के नियम की उत्पत्ति भी करेंगे आज। आपको सीधा सीधा गाउस का नियम करवाया जाता है, रटवाया जाता है। मैं आपको पूरी डेरिवेशन बताऊंगा गाउस के नियम की, कि आखिर में गाउस का नियम आया कहां से। ऑफ कोर्स हमारा जो आंकिक प्रश्न और उदाहरणों वाला मेथड है वो तो आपको पता ही है। पिछली क्लास डेरिवेशन स्पेशल थी, उससे पिछली क्लास भी डेरिवेशन स्पेशल थी, लेकिन फिर भी हम उदाहरणों के माध्यम से क्लास में जो चीजें पढ़ी जाती है उनको अच्छे से समझते हुए चलते हैं। आज भी वैसा ही होगा, हम उदाहरणों के माध्यम से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से बहुत अच्छे से इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में बता दो, तैयार हो आज के सेशन के लिए? यस, सारे बच्चे टाइप कर दो, यस सर, एवरीवन। बजरंगबली का नाम लेके शुरू करी जाएगी आज की क्लास। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। तो आप नोटिस करो, ठीक है, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? आपने अभी तक पढ़ा है कि एक बिंदु आवेश जो होता है, ठीक है, उसका विद्युत क्षेत्र कितना होता है? बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होता है? इसका फॉर्मूला सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, सब बच्चों को याद होना चाहिए। क्या होता है? एक बिंदु आवेश है, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है, ये आपको मुझे बताना है। इसी प्रकार से हमने हमने द्विध्रुव के बारे में बात करी थी, तो हमने द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, इसको भी अच्छे से समझ लिया है। द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और ये हमने दो अवस्थाओं में ज्ञात किया था। सबसे पहले तो अक्ष पर, ठीक है, और फिर निरक्ष पर। दोनों के अलग अलग फॉर्मूला थे।
ये भी आपको मुझे बताना है, ये भी आपको मुझे बताना है कितना होगा, ठीक है। और तीसरी चीज जो हमने करी है अभी, वो है वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। वलय के अक्ष पर विद्युत विद्युत क्षेत्र, ये कितना होगा, ये भी आपको मुझे बताना है। रिवीजन करवा रहा हूं मैं एक बार, है ना, और यहां से अपनी कहानी शुरू होगी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एक बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है, सब बच्चों ने सही आंसर किया है। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है के गुणा आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। एक्स लिख दो, आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी अपन सब जगह एक्स लिख रहे हैं। अब जो द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र होता है, अक्ष पर और निरक्ष पर दोनों जगह हमें पता होना चाहिए। अक्ष पर तो होता है ट्वाइस ऑफ के गुणा पी बटे एक्स क्यूब, और निरक्ष पर होता है माइनस के गुणा पी बटे एक्स क्यूब। अब यहां पर ये माइनस चिन्ह क्या बताता है? ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि निरक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर आप निकालोगे तो उसकी जो दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी। ये हमें बताता है माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये भी हमने देखा था, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हो जाता है के गुणा क्यू गुणा एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, ये हो जाता है की घात 3/2। क्या ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हैं? सारे के सारे फॉर्मूले, और भी आगे जो फॉर्मूले आएंगे मैं आपको इसी तरीके से याद करवाता रहूंगा। देखो कमेंट से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई आपने बहुत अच्छे से करे हैं सारे के सारे फॉर्मूले, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, वेरी गुड, करेक्ट एकदम। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। और दिशा में भी उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। अक्ष पर तो दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही है, और निरक्ष पर जो दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। और वलय के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो तो और भी ज्यादा बेकार फॉर्मूला है। देखो दिखने में कितना डरावना है। तो एक आदमी था जिसको इन फॉर्मूलों से बहुत डर लगता था। भाई तुम्हें बात तो यही बतानी है ना कि जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यही तो बताना है ना तुम्हें। तुम फॉर्मूलों के रूप में बताओगे। तो एक इंसान थे जिनका नाम था माइकल फेराडे, उनको बड़ा डर सा लगता था इनसे। उन्होंने बोला कि नहीं, हम फॉर्मूले वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसका नाम उन्होंने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे को ये जो फॉर्मूले वगैरह है ना ये बेकार लगता है, मैं तो इन सब चीजों को विजुअलाइज करूंगा, मुझे तो चीजों को देखना अच्छा लगता है। तो एक ऐसा मेथड उन्होंने बनाया जिसको अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के नाम से। क्या आप इंटरेस्टेड हो इस मेथड के अंदर? क्या आप इंटरेस्टेड हो इस मेथड के अंदर? बिल्कुल सर, हमें भी इन फॉर्मूलों से काफी डर लगता है। तो ऐसा अगर कोई मेथड है जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र दिखने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम तो उसका वेलकम करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। तो उस मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो मेथड होता क्या है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं? तो सबसे पहले तो पहला सवाल जो यहां से उठता है कि ये है क्या, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है या जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके बारे में अपन बात करते हैं कि ये है क्या। ये काल्पनिक वक्र है, ठीक है ना। किसी स्थान पर, किसी स्थान पर उपस्थित उपस्थित विद्युत क्षेत्र
हमें पता है विद्युत क्षेत्र हर स्थान पर उपस्थित है, आवेश के आसपास या द्विध्रुव के आसपास, हर स्थान पर। तो किसी स्थान पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र के वितरण को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक का मतलब है असल में नहीं होती है, हम जस्ट इनकी कल्पना कर रहे हैं। प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक वक्र रेखाओं को ही क्या बोला जाता है? को विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बोला जाता है। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। आया सबको समझ में? नहीं आया होगा क्योंकि इसमें भारी भरकम शब्द है। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन डिमांड करता। मैं बोलता कि सर इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझाओ, इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझाओ। ठीक है, तो देखो एक एक वर्ड को पकड़ते हैं। किसी स्थान पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र, हमें पता है कि कोई भी आवेश जो है ना उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अब उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका तो फॉर्मूला है और एक तरीका ये बता रहा है कि तुम काल्पनिक वक्र रेखाओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो। तुम कुछ वक्र रेखाएं खींच सकते हो और वो वक्र रेखाएं जो है ना वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। कैसे प्रदर्शित करेंगी? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कैसे प्रदर्शित करती है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैसे। आखिर में कैसे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का जो घनत्व है ना, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व जो है, ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास हैं या फिर दूर दूर हैं। घनत्व का मतलब क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो पास पास हैं या फिर दूर दूर हैं। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का जो घनत्व है ये तो किसको प्रदर्शित करता है? ये तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, या कह लो परिमाण को प्रदर्शित करता है। परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि के पास में दो चीजें होती है, एक तो परिमाण। तो परिमाण को तो हमने प्रदर्शित करना सीख लिया कि जो भी हम काल्पनिक वक्र रेखाओं वाला तरीका उत्पन्न कर रहे हैं उन काल्पनिक वक्र रेखाओं का जो घनत्व है वो किसको प्रदर्शित करेगा? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करेगा। जहां पर घनत्व ज्यादा होगा वहां पर प्रबलता ज्यादा होगी और जहां पर घनत्व कम होगा वहां पर प्रबलता भी कम हो जाएगी, परिमाण भी कम हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि हाँ परिमाण को हमने इस तरीके से प्रदर्शित करना सीख लिया। अब आती है दिशा। दिशा के बारे में क्या लिखा गया है? दिशा के बारे में लिखा गया है कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के किसी बिंदु पर, जिस भी बिंदु पर आपको दिशा ज्ञात करनी है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। यह दूसरी चीज हो गई। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि के पास में दो गुण होते हैं, एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। तो हमने एक नया मेथड बनाया। अब हम विद्युत क्षेत्र को फॉर्मूले के रूप में नहीं, अब हम काल्पनिक वक्र रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करेंगे
और उन वक्र रेखाओं का घनत्व जहां जहां ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल माना जाएगा, जहां जहां कम होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल माना जाएगा। और दूसरी चीज, किसी भी बिंदु पर तुम अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करेगी? वो प्रदर्शित करेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को। उदाहरण लेते हैं अपन, तैयार हो सारे के सारे बच्चे? उदाहरण, एक उदाहरण लेते हैं, आ जाओ एक उदाहरण लेते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और सारे बच्चे इसका आंसर करना। मजा तभी आएगा, देखो मजा तभी आएगा जब आप सारे के सारे बच्चे इसका आंसर करोगे। ठीक है, तो उदाहरण, मैं आपको कुछ काल्पनिक वक्र रेखाएं दे रहा हूं। तो ये मेरी कुछ काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। ठीक है, ये मेरी कुछ काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। तो मैंने किसी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित है उसका फॉर्मूला नहीं दिया इस बार तुम्हें, मैंने फॉर्मूला नहीं दिया, मैंने ये काल्पनिक वक्र रेखाएं दी हैं तुम्हें कि देखो भैया ये रहा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये सारी की सारी काल्पनिक वक्र रेखाएं मैंने आपको दे दी यहां पर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वक्र रेखाएं जो हैं ये किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो आपसे जो सवाल मैं पूछूंगा उस सवाल का आप आंसर मुझे दे सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक बिंदु है, बिंदु ए, ठीक है, और यहां पर एक बिंदु है, बिंदु बी। ठीक है, तो मुझे बताओ किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो प्रबल होगा, किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो ज्यादा होगा। अभी अभी आपने देखा था कि कैसे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो हैं वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, अभी अभी आपने देखा था। अब आपको बस केवल उसका उपयोग करना है, उस सिंपल से कॉन्सेप्ट का उपयोग करना है और मुझे बताना है इस स्थान पर और इस स्थान पर अगर तुम तुलना करोगे तो किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र तुम्हें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको आंसर बताना है किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और देखो जो आंसर्स आ रहे हैं ना अभी लाइव चैट के अंदर, वैसे तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि देखो बेटा लाइव चैट को बंद कर दिया करो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, लेकिन ये जो संवाद है, मैंने तुमसे प्रश्न पूछा और तुमने जवाब दिया, ये हमारी इस ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन से भी बेहतर बनाता है। क्योंकि ऑफलाइन में तो फिर भी कुछ बच्चे शर्म के मारे जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, यहां पर हर एक बच्चा जो ढंग से पढ़ रहा है, दिल से पढ़ रहा है, उसके दिल में एक खुशी होती है जब वो हर एक चीज को अच्छे से समझने के बाद में सवालों का जवाब भी दे रहा होता है। और मैं देख रहा हूं हर एक बच्चे का आंसर करेक्ट है, हर एक बच्चे का आंसर करेक्ट है। इसका मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हर एक बच्चे का आंसर करेक्ट है कि यहां पर जो बिंदु ए है, बिंदु ए जो है, यहां का जो विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा है किसकी तुलना में? बिंदु बी की तुलना में। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, दिशा के बारे में बात करते हैं, दिशा के बारे में बात करते हैं। कोई तुमसे पूछे कि बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस बिंदु पर, ये जो बिंदु मैंने बनाया ना हरा वाला, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो आप क्या करोगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे, आपने ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी, इस दिशा के अंदर आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो आप यहां पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच दोगे, इस तरीके से इस दिशा में हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। कोई आपसे पूछे कि बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो यहां पर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे इस दिशा के अंदर, ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। तो जिस भी बिंदु पर आपको दिशा ज्ञात करनी है उस बिंदु पर आप क्या कर दोगे, उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे। जैसे स्पर्श रेखा खींचोगे आपको दिशा का पता चल जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मैथमेटिकल, कोई गणितीय सूत्र नहीं है, बट फिर भी देखो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, हम ये बता पा रहे हैं कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है और इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। हम ये बता पा रहे हैं कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूर्व में है, इस स्थान पर थोड़ी सी ऊपर चली गई और इस स्थान पर वापस से पूर्व दिशा में आ गई, अगर आप बोर्ड पर पूर्व दिशा ड्रॉ करोगे। ये जो तरीका है ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं वाला तरीका। मुझे एक बार सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे
क्या हर एक बच्चे को समझ में आया? अभी इसका उपयोग करना सीखेंगे अपन, फिर और अंदर घुसेंगे। अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। अभी तो एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो जस्ट शुरू हुआ है। अब देखो इसको अपन और कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। पर एक बार सारे बच्चे मुझे रिप्लाई कर दो, क्या यहां तक सारी चीजें एकदम क्लियर हैं? क्या इस स्लाइड तक, इस पेज तक की सारी पॉइंट्स जो है वो एकदम मक्खन, एकदम क्लियर हैं या नहीं? बताओ। यस। चलो अब और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब देखो बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है ना, इसको अपनों ने अभी तो फॉर्मूले के रूप में बताया था। अब देखो चित्र के रूप में बताते हैं, चित्र के रूप में बताते हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो ये मान लो आपका कोई धनात्मक आवेश है, ये आपका कोई धनात्मक आवेश है, ठीक है। अब इससे जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती है वो पता है कैसी दिखती है? वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र की रेखा कहां चली गई? यहां पर चली गई। एक विद्युत क्षेत्र की रेखा यहां पर चली गई। एक विद्युत क्षेत्र की रेखा यहां पर चली गई। एक विद्युत क्षेत्र की रेखा यहां पर चली गई, यहां पर चली गई। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती है, उस प्रकार से यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकलती हुई। ठीक है, इस प्रकार से आपको विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकलती हुई नजर आएंगी। तो ये धनात्मक आवेश, सिर्फ एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है, उससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले वाली जो बात है वो यहां पर कैसे दिख रही है? भाई देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जैसे जैसे तुम दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे जैसे तुम दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा। तो चित्र में भी तो तुम्हें दिख रहा है, चित्र में भी तो दिख रहा है। देखो देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि एक बिंदु तो है यहां पर बहुत पास में, भाई एक बिंदु तो आपका यहां पर है, इस जगह पर है एक बिंदु, तो ये रहा बिल्कुल पास में, इसका नाम रख दिया हमने बिंदु ए, ठीक है। और एक बिंदु है यहां पर, इस जगह पर है, इसका नाम रख दिया हमने बिंदु बी। तो तुमने अभी अभी तो देखा था कि जहां पर घनत्व ज्यादा है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास हैं, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। तो आवेश के पास में घनत्व ज्यादा है मतलब विद्युत क्षेत्र प्रबल है। लेकिन जैसे जैसे तुम आवेश से दूर जाते जा रहे हो तो रेखाएं दूर दूर होती चली जा रही है, दूर दूर होती चली जा रही है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र आपका घटता चला जा रहा है। तो इस चित्र ने हमें साक्षात ये बता दिया कि बिंदु ए जो कि पास में है, इसका विद्युत क्षेत्र जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? बिंदु बी के कंपैरिजन। तो अब हमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है बेटा। अब हम सिर्फ इस चित्र के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि एक आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता चला जाता है। और रही बात दिशा की, रही बात दिशा की, तो कहीं भी आप देखो स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपको त्रिज्यीय बाह्य दिशा में मिलेगा। यही हमने पढ़ा था कि धनात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो त्रिज्यीय दिशा में होता है, बाहर की ओर। खींच के देख लो आप स्पर्श रेखा, हर बिंदु पर आपको बाहर की ओर मिलेगा, हर बिंदु पर आपको बाहर की ओर मिलेगा। आ रहा है बेटा सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। तो ये है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का कॉन्सेप्ट, ये है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज नोट करना, मैंने ये वाला चित्र बनाया, ये भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। मैंने ये वाला चित्र बनाया, ये भी विद्युत क्षेत्र की रेखा है। मैं आपको और एग्जांपल्स बताऊंगा, मैं आपको और एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि डायरेक्ट सवाल के रूप में पूछे जाते हैं। और फिर आपको एक पैटर्न पकड़ना है कि और ये सभी चित्र जो हैं इनमें कौन कौन सी और चीजें आपको नजर आ रही है। पहले अपन देखते हैं उदाहरण और फिर उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा, है ना? तो चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन, और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की खींचते हैं अपन,
ठीक है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो द्विध्रुव होता है, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, और मजा आएगा आपको देखना अभी कैसे एक चित्र जो है वो आपको सब कुछ बता देगा जो कि आपका फॉर्मूला बताता था आपसे। देखना मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो द्विध्रुव बनाते हैं। तो हमारा जो द्विध्रुव है उसके अंदर दो आवेश हुआ करते थे, एक होता था ऋणात्मक, तो ये हो गया आपका ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ठीक है, और एक होता था आपका धनात्मक, तो ये हो गया आपका धनात्मक आवेश। दोनों समान परिमाण के होते थे, दोनों समान परिमाण के होते थे, ठीक, यहां तक की बात क्लियर। अब हुआ क्या कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो हैं, हमें पता है कि जो धनात्मक आवेश है उससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकलती है, तो यहां से विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसे ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये रही आपकी विद्युत क्षेत्र की रेखा, बाहर निकल गई इस तरीके से। ऐसे ही हमें पता है जो ऋणात्मक आवेश है उसमें विद्युत क्षेत्र की रेखाएं प्रवेश करती है, इसके अंदर आपने विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को क्या करवा दिया, प्रवेश करवा दिया इस तरीके से। अब आप नोटिस करो, और अपन अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींचने की कोशिश करें तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र की रेखा सीधी बाहर जाने वाली थी उसको ये जो धनात्मक आवेश है, मतलब यहां से जो सीधी बाहर जाने वाली थी धनात्मक आवेश से, यहां से जो सीधी बाहर जाने वाली थी उसको ये ऋणात्मक आवेश अपनी तरफ बुलाएगा, अपनी तरफ बुलाएगा। सोच के देखो, इमेजिन करो कि यहां से कोई चीज बाहर जाना चाह रही है और उसको ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। तो अब की बार वो सीधे बाहर नहीं जाएगी, अब की बार वो जैसे जैसे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे इस तरीके से मुड़ती चली जाएगी, मुड़ती चली जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रेखा को ये वाला जो आवेश है ये अपनी तरफ बुला रहा है, ठीक है। ऐसी की ऐसी एक रेखा आप यहां पर भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसी की ऐसी एक और रेखा आप यहां पर भी बना सकते हो, ऐसी की ऐसी एक और रेखा आप यहां पर भी बना सकते हो। अच्छा, अगर आप ये वाली रेखा खींचोगे जो कि पहले सीधे निकल रही थी उसको तो ये खींच ही लेगा अपनी तरफ, तो आप देखोगे कि एक समय के बाद में आपको विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे वक्र बनाते हुए किसके अंदर प्रवेश करते हुए नजर आएंगी, आपको ऋणात्मक आवेश के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आएंगी, ऐसे ऐसे। इसी प्रकार से आप नीचे भी बना दो, ठीक है। तो यहां से बाहर निकल रही है और घुसते घुसते यहां पर प्रवेश कर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है और घुसते घुसते यहां पर प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से यहां से बाहर निकली और यहां पर प्रवेश कर गई, इस तरीके से, ठीक है। इस प्रकार की आपकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपको द्विध्रुव की वजह से बनती हुई नजर आएंगी। यहां पर भी ऐसे ही बना दो, ये जो रेखा यहां से ऐसे मुड़ी थी वो कहीं से घूम के, अब अपन बोर्ड पे तो बना नहीं पाएंगे, कहीं से घूम के वापस से यहां पर क्या करती हुई नजर आएगी, आपको प्रवेश करते हुए नजर आएगी। ये वाली जो रेखा यहां से जा रही है ये कहीं से घूम घाम के आपको यहां पर इस तरीके से प्रवेश करते हुए नजर आएगी। ऐसे ही ये नीचे वाली जो रेखा है ये भी आपको घूम घाम के प्रवेश करते हुए नजर आएगी और ये रेखा भी आपको घूम घाम के प्रवेश करते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो ये विद्युत द्विध्रुव की वजह से बनने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी। अब नोटिस करो, आप यहां पर एक नोटिस करो, हमने जो जो द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था वो सब कुछ हमें नजर आएगा, सब कुछ हमें नजर आएगा। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किस दिशा में होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है। तो आप नोटिस करके देखो, आप नोटिस करके देखो कि अक्ष का कोई सा भी बिंदु उठा लो, द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में है, इस दिशा में है। ये रहा आपका द्विध्रुव आघूर्ण, ऋणात्मक से धनात्मक दिशा में होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ऋणात्मक से धनात्मक, तो इस दिशा में है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। आप यहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो भी आपको यही दिशा मिलेगी, ठीक है। तो अक्ष का जो विद्युत क्षेत्र है, अक्ष का जो विद्युत क्षेत्र है, अक्ष के किसी बिंदु का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस चित्र के हिसाब से भी किसकी दिशा में है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है। अगर आप यहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो यहां पर भी आपको दिशा कौन सी मिलेगी, आपको दिशा
ये वाली मिलेगी। तो जो हमने द्विध्रुव के बारे में फॉर्मूले से जाना था वो हमें इस चित्र के अंदर भी नजर आ रहा है। वो हमें इस चित्र के अंदर भी नजर आ रहा है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो है वो किस दिशा के अंदर है, द्विध्रुव की दिशा में। अब मजा तो तब आएगा जब आप निरक्ष पर देखोगे, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ यार वाकई कॉन्सेप्ट है तो दमदार। निरक्ष का कोई भी बिंदु उठा लो, आप ये वाला बिंदु उठा लो, आप ये वाला बिंदु उठा लो, ठीक है, या ये वाला बिंदु उठा लो, कोई सा भी बिंदु उठा लो, ये वाला बिंदु उठा सकते हो, ये वाला बिंदु उठा सकते हो, ये वाला बिंदु उठा सकते हो, कोई सा भी बिंदु उठा लो आप निरक्ष का। आप देखोगे कि निरक्ष पर तीर की दिशा में जाते हुए अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो किस दिशा में है स्पर्श रेखा? इस दिशा में। स्पर्श रेखा किस दिशा में है? इस दिशा में। स्पर्श रेखा किस दिशा में है? इस दिशा में। तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो आपको किस दिशा में नजर आ रहा है? वो आपको द्विध्रुव आघूर्ण के जस्ट विपरीत दिशा में नजर आ रहा है। चित्र ने बता दिया हमें। यह आया सबको समझ में बेटा? ये आया सबको समझ में? हाँ, एक बच्चा देखो पूछ भी रहा है सवाल कि सर स्पर्श रेखा तो हम ऐसे भी तो खींच सकते थे। बेटा तीर, हमने तीर क्यों लगाया है? तो तीर दिशा बताने का काम करता है कि हमें हमेशा तीर को फॉलो करना है। स्पर्श रेखा भी खींचनी है तो किस तरफ खींचनी है? तीर की दिशा में खींचनी है। बहुत सही सवाल है। बच्चा पूछा था सर आपने स्पर्श रेखा इधर ही क्यों खींची, उल्टी क्यों नहीं खींची? क्योंकि हमें हमेशा किसको फॉलो करना होता है? एरो को फॉलो करना होता है। ठीक है बेटा, आ रहा है सबको समझ में अच्छे से? मुझे बताओ द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अगर एग्जाम में पूछी जाएगी तो बना दोगे ना भाई? ये चित्र तो बच्चे रट भी लेते हैं, ये चित्र तो बच्चे रट रटा के बनाए आते हैं एग्जाम में। मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है आपको ये महसूस करवाना कि देखो कोई ऐसा इंसान भी था जिसने आपको फॉर्मूलों से बचाया है, जिसने एक ऐसा मेथड दिया आपको जिसमें आप बिना फॉर्मूले के वो सारी बातें जान सकते हो जो कि आपको फॉर्मूले से नजर आती है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसे आप देखो कि आप आवेश के आसपास का बिंदु लोगे, जैसे इस आवेश के आसपास ले लो, इस आवेश के आसपास ले लो, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास में है, मतलब विद्युत क्षेत्र प्रबल है। और अगर आप निरक्ष के आसपास का कोई बिंदु लोगे तो निरक्ष पर देखो, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर हो गई। इसका मतलब निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम होता है। फॉर्मूले में भी तो ऐसा ही था कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हुआ करता था 2 गुना 2kp, और अक्ष पर, और निरक्ष पर कितना हुआ करता था? उसका आधा, kp/x³। ये भी हमें चित्र से नजर आ रहा है कि हाँ यार वाकई अक्ष के बिंदुओं पर अगर अपन देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास में है, बट निरक्ष के बिंदुओं को अगर अपन देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर है। इसका मतलब पक्का निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो तुलनात्मक रूप से अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तुलना में कमजोर होता है। हर एक चीज हमें चित्र से नजर आ रही है बेटा, हर एक चीज। ठीक है एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, एक और चित्र बनाता हूं और फिर आपको कुछ पैटर्न यहां पर नजर आएंगे, कुछ पैटर्न नजर आएंगे आपको। एक और चित्र अपन बनाते हैं। आपकी एक है ना धातु की प्लेट रखी हुई है, धातु की प्लेट है ना, ऐसी एक धातु की प्लेट रखी हुई है। ये रही आपकी धातु की प्लेट। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये धातु की प्लेट है। धातु की प्लेट है। ठीक, ठीक है बेटा। और इसके पास में एक आवेश रखा हुआ है। इसके पास में क्या रखा हुआ है? एक आवेश रखा हुआ है। यहां पर एक आवेश रखा हुआ है। ये रहा आपका आवेश, धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। तो अब आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसी होंगी। अब आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसी होंगी। देखो, वैसे तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं त्रिज्यीय दिशा में बाहर निकलती है, तो यहां पर भी बाहर निकल जाएगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलेगी और सीधा धातु की प्लेट पे जाके टकराएगी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आएगी कि यहां से जो विद्युत क्षेत्र की रेखा सीधी जाने वाली थी, वो सीधी जाने की बजाय कुछ टाइम तक तो आपको सीधे जाते हुए नजर आएगी, फिर ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसे धातु की प्लेट पे जाके गिरेगी। ऐसे ही आप देखो, यहां से जो सीधी जाने वाली थी, सीधी इस तरीके से,
आप नोटिस करोगे वो सीधी ना जाके ऐसे जाते 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 ऐसे धातु की प्लेट पे जाके गिरेगी। इसी प्रकार से यहां पर भी सीधी निकलने वाली थी बट होते 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 मुड़ गई, यहां पर चली गई। सीधी जाने वाली थी बट होते 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 मुड़ गई, यहां पर चली गई। ठीक है, और बीच में धातु की प्लेट में गायब हो गई, धातु की प्लेट में गायब हो गई, और उसके बाद में वापस से हमें क्या करने लग गई, वापस से हमें इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दिखाई देने लग गई, इस तरीके से। ठीक है, और भी बना सकते हो आप, इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके की आपके विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हो। ये भी सवाल कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ये भी सवाल कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। धातु की प्लेट के समीप, धातु की प्लेट के समीप रखे आवेश की विद्युत क्षेत्र की रेखा है। ये सब सवालों के रूप में पूछी गई ये चीजें। आप बोलो सर हमारी तो किताब में दे ही नहीं रखा, किताब में नहीं, ये पेपर में दे रखा है आपको, पेपर में दे रखा है आपको, पेपर में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हमने इतने उदाहरण देख लिए, हमने इतने उदाहरण देखे, नोटिस करो, हमने इतने उदाहरण देख लिए। हमने ये उदाहरण देखा, हमने ये वाला उदाहरण देखा, और हमने इस पेज के ऊपर ये दोनों उदाहरण देखे। हम ऐसी कौन सी चीज है जो कि चारों चित्र में होते हुए देख रहे हैं? नोटिस करो, तुम चारों ही चित्र में एक चीज नोटिस कर रहे हो कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर निकल रही है और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश कर रही है। ये आया सबको समझ में? अब चीजें नोटिस करो कि सर हमने चारों ही चित्र बनाए ना, चारों चित्र में हमें एक चीज नजर आ गई, चारों चित्रों में हमें एक चीज नजर आ गई कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो धनात्मक आवेश से बाहर निकलती है और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है। तो ये बना पहला गुणधर्म। हम विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो इसको नोट करना, ठीक है? जितने भी चित्र हमने बनाए हैं उनमें आपको खुद को खोजने हैं। मजा तो तभी आएगा ना। एक तो देखो मैं आपको रटवा दूं, अब आपके सामने उदाहरण है, तो अब आपको सबको शर्लॉक होम्स बन जाना है, ठीक है ना? जासूस विजय बन जाना है आपको सबको, व्योमकेश बख्शी बन जाना है आपको, जिस भी जासूस को आप फॉलो करते हो, और सरसरी निगाहों से देखना है सारे चित्रों को। हाँ यार सभी चित्रों के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये पक्का विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का गुणधर्म है। तो कौन सा गुणधर्म हमें नजर आया? हमें पहला गुणधर्म नजर आया। पहला गुणधर्म हमें क्या नजर आया? हमें नजर आया पहला गुणधर्म कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है, ये धनात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है एवं ऋणात्मक आवेश पर, एवं ऋणात्मक आवेश पर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। ये पहली चीज मेरे हिसाब से आप सारे के सारे बच्चों ने नोटिस कर ली होगी। यस या नो? अब मुझे बताओ रटने की आवश्यकता है क्या इसको? जब आप चीजों को खुद से खोजते हो ना, जब आप चीजों को खुद से समझते हो, तो फिर रटने की आवश्यकता खत्म हो जाती है, फिर वो चीज जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाती है। वैसा ही कुछ हुआ होगा यहां पर। आ गया? आ गया समझ में सबको? ठीक है, तो जैसे बोर्ड के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के कोई 3 गुणधर्म लिखिए, तो आपको जो गुणधर्म समझ में आ रहे हैं उनमें से कोई से भी 3 लिख के आ जाना। चलो दूसरा गुणधर्म खोजते हैं। आपने नोटिस किया इन चित्रों के अंदर, ये जितने भी चित्र थे, कोई भी ऐसा चित्र नहीं है, कोई भी ऐसा चित्र नहीं है जिसमें 2 विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हो। नोटिस करो अच्छे से, और सारे बच्चे मुझे बताओ कि हाँ यार ये भी सर हम नोटिस कर रहे हैं।
कोई भी चित्र ऐसा नहीं है, ये वाला देख लो, ये वाला चित्र देख लो, या फिर ये दोनों चित्र देख लो, कोई सा भी चित्र ऐसा नहीं है जहां पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं? आ रहा है सबको समझ में? तो ये हमारा हो गया दूसरा गुणधर्म। क्या हुआ हमारा दूसरा गुणधर्म? दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये भी हमें इन चित्रों के माध्यम से समझ में आ गया। अब सर समझ में तो आ गया, दिख तो गया हमें, दिख तो गया हमें, बट इसका कारण क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका कारण भी कई बार आपको बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसका जो कारण है, ठीक है, इसका जो कारण है वो आपसे कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। क्या कारण है? चलो मैं बता देता हूं तुम्हें कि अगर मान लो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं काट गई, ठीक है ना, तो अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो उस बिंदु पर, अभी मैं चित्र बना के भी आपको बताऊंगा, उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, दो अलग अलग दिशाओं में, दो अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र दिखाएंगी। अब किसी भी सदिश की एक ही दिशा हो सकती है, एक साथ दो दिशाएं नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर ये जो दो अलग अलग दिशाएं हैं ये संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। आया सबको समझ में? चित्र बना के बताता हूं कि मान लो दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को काट जाएं। ये आपकी एक विद्युत क्षेत्र की रेखा है और ये आपकी दूसरी विद्युत क्षेत्र की रेखा है। मान लो दोनों विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर गई? प्रतिच्छेदित कर गई। अब इससे गड़बड़ क्या हुई? क्यों ये असंभव है? क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया ना, जैसे इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया, अगर इस रेखा की मानोगे तो इस रेखा के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए, ये होनी चाहिए विद्युत क्षेत्र की दिशा। और अगर इस वाली रेखा की मानोगे, तो इसके हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होनी चाहिए। तो अगर किसी बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी और दो अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगी, और विद्युत क्षेत्र दो अलग अलग दिशाओं के अंदर संभव नहीं है। ये आया सब बच्चों को अच्छे से समझ में? ये आ रहा है बेटा सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? मैं आपके प्रश्न ले लेता हूं। सर अगर अपन दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाओं का परिणामी निकालें तो वो क्या बताएगा? ठीक है ना बेटा, यही समझो। ये आपको एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है
कि सर दोनों सदिशों का परिणामी तो एक ही दिशा में होगा ना। बेटा ये परिणामी विद्युत क्षेत्र ही है कि इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है। तो ये वाली रेखा तो बता रही है इधर की तरफ है और ये वाली रेखा बता रही है इधर की तरफ है। तो किसी भी बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो तो एक ही दिशा में होगा ना। इस रेखा के अनुसार ऊपर जा रहा है, इस रेखा के अनुसार नीचे जा रहा है, जो कि अलग अलग दिशाओं में संभव नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। और क्या पूछा जा रहा है, क्या सर विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं समांतर और बराबर दूरी पर होंगी क्या? हाँ बेटा हो सकती है। एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो हमेशा समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, याद रखना इसको। एक समान विद्युत क्षेत्र, मान लो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, एक समान का मतलब है परिमाण भी समान है और साथ ही साथ में दिशा भी समान है हर बिंदु पर। तो फिर वहां पर विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? वहां पर विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा बराबर दूरी पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है सर? धातु विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को आवेशित क्यों करती है? अभी बताते हैं बिल्कुल। बट ये दोनों कारण आपको समझ में आ गए? ये दोनों कारण आपको समझ में आ गए? ठीक है, चलो। देखो एक बच्चा और डाउट पूछ रहा है तो मैं उसका जवाब दे देता हूं, हालांकि मुझे इस क्लास में जवाब नहीं देना चाहिए। बच्चा पूछ रहा है कि सर जो हमारा ड्रॉपर का बैच है जेई का और नीट का, और जो हमारा आशा बैच है जेई और नीट का, आशा बैच तो पता है ना आपको, जिसमें आशा बैच के अंदर आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे आशा बैच के अभी बोर्ड की भी बोर्ड की क्लासेस भी कर रहे हैं, ये क्लासेस भी हैं उनके लिए। बट उनके अलग से जेई की क्लासेस भी हैं जिनमें पूरा सिलेबस करवाया जाएगा जेई का। जेई में तो दोनों चीजें पूछी जाती है ना, 11th भी पूछी जाती है, 12th भी पूछी जाती है। तो उनका जो शेड्यूल है वो अलग होगा, वो अलग क्लासेस होंगी, और वो कब से स्टार्ट होंगी ये बच्चे में जेई का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, बट उनको पता है कि इस बार उनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा और वो अगली बार प्रिपेयर करना चाहते हैं। बट वो भी अभी एग्जाम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। भाई अभी एग्जाम आएंगे, वो इधर उधर जाएंगे, सेंटर वेंटर पर डिस्टर्बेंस होगा। तो इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में कोई भी बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करे और उसके बाद में डिस्टर्ब हो। हाँ, किस तरीके से आपका शेड्यूल चलेगा, कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, वो सब कुछ आपको बहुत डिटेल में हम बताएंगे। और बहुत जिस जिस शिद्दत के साथ में फोर्स की क्लासेस हो रही हैं उससे भी ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ में आपको जेई की और नीट की क्लासेस होते हुए नजर आएंगी, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मेरी तरफ से। मतलब फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर यू विल थैंक दिस प्लेटफॉर्म कि आपको फिजिक्स में जेई का जो कंटेंट है वो हिंदी माध्यम के अंदर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध करवाया गया और आपने उसका फायदा उठाया। बट हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत, मतलब मैं बार बार बता चुका हूं बच्चों को, बट ये सारे क्या इंटरनल डिस्कशंस है, तो इनको अपन ऐसे क्लास के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखो आपके 2-3 मिनट तो खराब हो ही गए ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, बट वो भी उनको भी सुनना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करते, इसलिए हम ऐसी बातें संडे गपशप के अंदर करते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने आपको कारण बता दिया, डिले नहीं हो रहा, प्लान्ड है, वो ऑलरेडी प्लान्ड है। इंतजार किस चीज का हो रहा है? अधिकांश बच्चे जो हमसे जुड़ चुके हैं ड्रॉपर बैच के अंदर, आशा बैच के अंदर, उनको डिस्टरबेंस ना हो, वो हर जगह से मुक्त हो जाने के बाद में हमारे साथ में बैच की शुरुआत करें। ठीक है? और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन तक बैच की इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंची है, तो आप इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करो। बहुत धमाकेदार तरीके से हमारा बैच चलेगा और साल भर बहुत सिंसियरिटी के साथ में, जैसी सिंसियरिटी आपको फोर्स बैच में नजर आ रही है, शेड्यूल ले लो, क्लासेस की लेंथ ले लो, ठीक है, उससे भी बेहतरीन आपको हमारे जेई और नीट के बैचेस के अंदर नजर आएगी। दिस इज माय प्रॉमिस। ठीक है? तो इसका आपको मैं फिलहाल के लिए इतना ही जवाब दे पाऊंगा। ठीक है ना? ऐसे ही बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐप पर कब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब ये सब सवाल आपको बेटा क्लास में नहीं पूछने चाहिए, मैं यही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। आप समझो इस चीज को। अब क्या, हम तो टीचर हैं, हमारा काम है जवाब देना, आपके सवालों का जवाब देना, तो हम मजबूरी में देने लग जाते हैं जवाब, लेकिन इससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, क्लासेस डिस्टर्ब होती है। ठीक है? सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन आपको बिफोर हैंड बताई जाती है, प्रॉपर अनाउंसमेंट होता है। क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों थक रहे हो, ये बताओ आप। ठीक है ना? आप तो ये बताओ कि क्या क्या आपको
कोर्स बैच की जो क्लासेस हैं उनके अंदर कोई भी कमी महसूस हो रही है क्या? कोई भी सिंगल कमी, वो आप बताओ, ठीक है ना? तो इन सब चीजों का हम लोग निवारण कर रहे हैं। मतलब निवारण क्या करना है, इनकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है और वो प्लानिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं यहाँ से। अब प्लीज ऐसे सवाल ना पूछो, क्योंकि ऐसे सवालों से हमारी क्लास का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। हम सारे के सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो प्रॉमिस करो मुझसे कि सर अब ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। सारे बच्चे लिखो कमेंट्स के अंदर, सारे बच्चे लिखो, क्लास के अलावा कोई सवाल नहीं पूछेंगे। प्रॉमिस लिखो सर। यस सर, प्रॉमिस। क्लास के अलावा कोई सवाल नहीं पूछेंगे यहाँ पर, और कोई पूछेगा तो हम उसको जवाब दे देंगे, मतलब बच्चे ही उसको जवाब दे देंगे, ठीक है? सर क्या पॉजिटिव चार्ज, अब देखो क्लास के कुछ डाउट्स लेते हैं। सर क्या पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा आ रहा है यार, मैं इसको बड़ा नहीं कर पा रहा, ठीक है? हाँ, अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं अपन और कौन कौन से गुणधर्मों का पालन करता है। तो ये दूसरा गुणधर्म आया सबको समझ में, है ना? यस, प्रॉमिस 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 लिखा हुआ आ रहा है, यस। अब और आगे चलते हैं बेटा, और आगे देखते हैं अपन अगले गुणधर्म को देखते हैं। तो हमने देख लिया कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। हमने देख लिया कि दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। एक और चीज हमने नोटिस करी, नोटिस करो यहां पर, एक और चीज हमने नोटिस करी कि धातु के अंदर या चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। नोटिस कर रहे हो ना? इस चित्र में देखो कि धातु की प्लेट में यहां तक थी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, यहां के बाद में भी है, बट धातु की प्लेट में क्या हो गई? गायब हो गई। ये भी एक गुणधर्म है। आ रहा है? सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहा है? वेरी गुड। तीसरा गुणधर्म हमें नजर आया यहां से, तीसरा गुणधर्म हमें नजर आया कि धातु या चालक में, इसमें धातु, और धातु ही चालक का एग्जाम्पल है, या कह लो चालक के भीतर, भीतर का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है? धातु या चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अनुपस्थित या फिर अदृश्य, दोनों में से कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हो जाती हैं। ठीक है? अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है ये भी हम बता देते हैं। इसका कारण क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है? हमने शुरुआत में पढ़ा था कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। याद आया? याद आ रहा है? यस नो, यस नो, सारे बच्चे बताओ। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, मतलब दो आवेशों को अगर धातु में रखा जाए या दो आवेशों के बीच में धातु रखी जाए तो आवेशों के बीच में लगने वाला बल 0 हो जाता है। और अब हमें पता है कि बल किसकी वजह से लगता है? विद्युत क्षेत्र की वजह से। अगर बल 0 हो गया इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी पक्का 0 होगा। आ रहा है सबको समझ में? पढ़ा था ना हमने कि धातु का या चालक का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। इसका मतलब दो आवेशों को धातु में रखा जाए तो दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर कोई बल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि दोनों आवेशों का विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो ये है इसका कारण कि धातु में, अभी इसको अपन और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, कि धातु में विद्युत क्षेत्र जो होता है, धातु में विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो सदैव कितना होता है? वो सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। ये है इसका कारण। अब जब कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र का मान अगर शून्य है, इसका मतलब
विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। और एक और चीज नोटिस करो यहां से, और एक और चीज नोटिस करो। क्या नोटिस किया तुमने कि धातु से दूर तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट धातु के पास में आते ही विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धातु के पृष्ठ के लंबवत हो जाती है। ये मुझे बताओ, ये कितने बच्चे नोटिस कर पा रहे हैं? सर इस चित्र में एक और खास बात हमने देखी कि ये रेखा वैसे सीधे सीधे जा रही थी गाना गाते हुए, मैं तो रास्ते से जा रही थी ऐसे, ठीक है, बट रास्ते से जा रही थी, धातु की प्लेट नजर आ गई इसको, तो भगवान जाने इसके क्या हुआ, ये जाके धातु की प्लेट के ऊपर लंबवत हो गई। ऐसे ये वाली भी सीधे जाने वाली थी, बट जैसे धातु की प्लेट दिखी, ये भी देखो धातु की प्लेट के लंबवत हो गई, ये भी धातु की प्लेट के लंबवत, ये भी धातु की प्लेट के लंबवत, ये भी धातु की प्लेट के लंबवत। तो हमने नोटिस किया कि एक और गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का, कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धातु या चालक पृष्ठ पर सदैव कैसी होती है? लंबवत होती है। अब बताओ रटने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? आया समझ में? तो एक और गुणधर्म हमने नोटिस किया, गुणधर्म नंबर 4, कि धातु या फिर चालक की सतह पर, धातु या फिर चालक की सतह पर, की सतह पर विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, ये सदैव अभिलंबवत होती है। सदैव लंबवत होती है। कोई पूछे सर इसका कारण क्या है? कोई पूछे इसका कारण क्या है? तो यहां पर मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जवाब मिलेगा हमें अगले चैप्टर में, ठीक है? ये हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा, इसके लिए हमें अगले चैप्टर का इंतजार करना है, ये हमें अगले चैप्टर में जाके पता चलेगा, इसलिए अभी मैं आपको बता भी नहीं रहा। बस अभी इस गुणधर्म को ध्यान रख लेना, इसका कारण आपको अगले चैप्टर में जाकर पता चलेगा। तो इसको अपन थोड़ा सा सस्पेंस के अंदर रखते हैं, इसको अपन थोड़ा सा सस्पेंस के अंदर रखते हैं। तो ये हमारे गुणधर्म हो गए 1, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई थी, इनको भी गुणधर्म माना जा सकता है, इनको भी गुणधर्म माना जा सकता है। तो कुल मिला के 6 गुणधर्म हो गए आपके, कुल मिला के 6 गुणधर्म हो गए आपके। और भी गुणधर्म है, मैं आपको और छोटे छोटे गुणधर्म बताता हूं, बट कम से कम ये 6 गुणधर्म आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? ये और ये, इन दोनों को भी गुणधर्म माना जा सकता है, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है, और विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दिशा को प्रदर्शित करती है। इन दोनों को भी गुणधर्म माना जा सकता है। असल में देखा जाए तो ये 4 जो हैं, ये आपके गुणधर्म हैं जिनको विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा फॉलो करते हुए नजर आती है। इसके अलावा कुछ और गुणधर्म हैं जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं, बट कम से कम ये 6 आपको पता होने चाहिए। और कौन कौन से हैं सर? एक और गुणधर्म मैं आपको बता रहा हूं, एक और गुणधर्म मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सतत सतत का मतलब समझते हो? बीच में से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बीच में से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। सतत वक्र, सतत वक्र के रूप में
सतत वक्र के द्वारा प्रदर्शित होती है, जिसका प्रारंभ धनात्मक एवं अंत ऋणात्मक आवेश पर होता है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखना, कटी फटी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नहीं हो सकती कभी भी, और ऐसी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं संभव नहीं है। इस तरीके की विद्युत क्षेत्र की रेखाएं संभव नहीं है। यहां से यहां तक तो थी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, फिर यहां से यहां तक चली गई। ठीक है, ऐसी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं संभव नहीं है। ठीक है, यहां से यहां तक तो थी विद्युत क्षेत्र की रेखा, और फिर उसके बाद में यहां से प्रारंभ हो गई। ऐसी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं संभव नहीं है। हमेशा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, वो आपकी सतत वक्र के रूप में होंगी। सर क्यों बीच में से टूट क्यों नहीं सकती? हाँ, धातु है तो टूट जाएगी, ठीक है, बट धातु पर भी आवेश आ जाता है, उसकी वजह से अंत या प्रारंभ होता है। लेकिन अगर आप आकाश में अगर देखोगे तो कभी भी आपको असतत वक्र नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस रेखाएं आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मान लो यहां पर कट गई, तो इस बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस बिंदु पर इधर भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इधर भी 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 खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये है इसका कारण। इसलिए ये चीज क्या है? इसलिए ये चीज आपकी असंभव है। अब ये आपके बोर्ड के स्तर की चीज नहीं है, बट फिर भी अगर आप समझना चाहो, ध्यान रखना चाहो, समझना चाहो, ध्यान रखना चाहो, तो इस गुणधर्म को भी ध्यान रख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो सदैव सतत वक्र होगी। सतत का मतलब है जो बीच में से टूटा हुआ ना हो, क्योंकि जिस बिंदु पर टूट गया वक्र उस बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, और अनंत दिशाओं में आपका विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। थोड़ी सी बोर्ड से ऊपर की चीज है, बट आसान है समझना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो इसको भी ध्यान रख सकते हो। और छठा जो गुणधर्म है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। सिक्स्थ गुणधर्म जो है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, कि जो स्थिर वैद्युत स्थिर आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी बंद वक्र कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। बंद वक्र जो है वो संभव नहीं है, मतलब इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपकी संभव नहीं है। ऐसी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपकी संभव नहीं है। ये आपका बंद वक्र हो गया, ये आपका बंद वक्र हो गया, ये भी आपकी असंभव है। इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र की रेखाएं भी आपकी असंभव है। क्यों असंभव है सर? क्योंकि यहां पर ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का नाश हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, इसकी पालना नहीं होगी। अगर बंद वक्र के रूप में पा गई, अगर
बंद वक्र के रूप में पाई जाने लगी आपकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, तो किस सिद्धांत का नुकसान हो जाएगा, किस सिद्धांत की पालना नहीं होगी? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत की पालना नहीं होगी। सर कैसे, एक बार समझाओ, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का क्या रिलेशन है यहां पर? मान लो, मान लो बंद वक्र के रूप में पाई जा रही है आपकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, मान लो बंद वक्र के रूप में है, ठीक है। आप जैसे ही यहां पर आवेश को रखोगे तो उस आवेश के ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगेगा, और वो आवेश उस बल की वजह से त्वरित होने लगेगा। मतलब तुम तो उसको विराम अवस्था में रखोगे, बट वो बल की वजह से गति करने लगेगा, और गति करते 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 पूरा एक चक्कर काट के जब यहां पर आएगा, तब तक उसकी ऊर्जा बढ़ चुकी होगी। अब ऊर्जा बढ़ गई बट फिर भी बल लग रहा है, मतलब वेग जो है वो अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। तो वो बार 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 चक्कर काटता जा रहा है, और हर चक्कर में, हर क्षण पर उसका वेग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वेग बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। मतलब आप देख रहे हो कि अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र के रूप में पाई जाने लगी, अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र के रूप में पाई जाने लगी, तो आप किसी भी आवेश को फोकट में क्या कर सकते हो? ऊर्जा दे सकते हो। उसकी ऊर्जा जो है वो घूमते 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 लगातार बढ़ती चली जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे तुम ऊर्जा को क्या कर रहे हो? उत्पन्न कर रहे हो। तो कौन से सिद्धांत की पालना नहीं हुई? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत की। क्या कहता है ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत? कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। हमने देखा कि बंद वक्र में अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पाई जाने लगी, तो फिर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकेगा, जो कि संभव नहीं है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत की पालना फिर नहीं होगी। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अच्छे से समझ में आ रही है? बताओ। इतने सारे गुणधर्म हैं। आपसे अक्सर बोर्ड में क्या पूछा जाता है? विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म बताइए, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के कोई 4 गुणधर्म बताइए। मैंने आपको 8 बता दिए। तो इन 8 में से कोई से भी 5 या 6 गुणधर्म जो है उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। और अगर आप फ्यूचर में जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हो, तो इन सारे के सारे 8 गुणधर्मों को अच्छे से समझ लेना, अपने हथियारों की फौज में इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना। सर धातु की प्लेट वाला फिर से बताइए बेटा। धातु की प्लेट में 2 चीजें थी। एक तो धातु की प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अनुपस्थित, अंदर तो अनुपस्थित हो जाती है, और पृष्ठ पर लंबवत हो जाती है, ठीक है ना। इसका कारण मैं बता चुका हूं, क्या है कि धातु में विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है? धातु का परावैद्युतांक अनंत है। अभी एक बार के लिए इतना ध्यान रख लो, इसलिए विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, ठीक है ना। और इसका कारण जो है वो अपन अगले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। तो आप बार बार लिखे जा रहे हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर हो गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की गुणधर्म है। अब विद्युत क्षेत्र आ गया अच्छे से, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं भी अच्छे से समझ में आ गई, मतलब हमने विद्युत क्षेत्र को देखना भी चालू कर दिया। अब हम एक ऐसी भौतिक राशि को परिभाषित करने जा रहे हैं जो कि आपका काम बहुत ज्यादा आसान बना देगी। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी भौतिक राशियां देखी वो सब सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। उनमें आपको जब भी जोड़ना पड़ता है तो सदिश योग करना पड़ता है। अब सदिश योग माथापच्ची है। बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए क्लास छोड़ के भाग जाते हैं कि सर अभी सवाल करवाएंगे जिसमें हमें सदिश योग करना पड़ेगा। हालांकि सर ने 11वीं कक्षा के पाप धुलवाए हैं पहले आपके, फिर आपको सदिश योग करना सिखाया है, और फिर क्लास के अंदर उसका यूज़ करना स्टार्ट किया। बट फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, नफरत करते हैं, भाग जाते हैं, राइट। एक बार आप एक काम करो, इन सारे के सारे गुणों को अच्छे से देख लो, है ना। मैं थोड़ा सा, मेरा जो गला है उसको थोड़ा सा बैलेंस करके आता हूँ, बैलेंस करके आता हूँ, ठीक है। अब देखो एक बार ये, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो सारे के सारे बच्चे।
कई बार आपके कमेंट्स देख के बहुत खुशी होती है मुझे कि आप बच्चे इतना दिल से पढ़ रहे हो यहाँ पर, है ना। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा है कि यार ऑनलाइन के अंदर तो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, है ना। और ऑनलाइन के अंदर तो टीचर्स भी शेरो शायरियाँ सुनाते हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई नहीं होती, टीचर्स इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर लोगों के सामने ये वाला एग्जाम्पल आता है, सुभाष सर की क्लासेस आती है, आशीष सर की क्लासेस आती है, विक्रम सर की क्लासेस आती है। हंसी मजाक होता है इन क्लासेस में, और बच्चों को नज़र आता है कि यार इतनी सिंसियरिटी है। और टीचर के पढ़ाने में नहीं, वहां पे नहीं नजर आएगी आपको, कहाँ नजर आएगी, बच्चों के कमेंट्स में नजर आएंगी। इतने बच्चे लगातार क्लास के अंदर बैठे हैं, ठीक है। हमने यूट्यूब पे क्यों चलाई है हमारी बैच की क्लासेस, क्यों चलाई है, इस उदाहरण को पेश करने के लिए कि देखो ऐसे होते हैं बच्चे पढ़ने वाले, ऐसा होता है टीचर पढ़ाने वाला। ये कारण है यूट्यूब के ऊपर हमने ओपन खुल्लम खुल्ला ये बताने के लिए कि देखो क्लासेस की गुणवत्ता होती क्या है, कैसी होनी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस। खुला चैलेंज, ये देखो ये होती है ऑनलाइन क्लासेस, इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, इस तरीके से बच्चों का अनुशासन होना चाहिए। और हम सिर्फ हमारा टैलेंट प्रदर्शित नहीं कर रहे बेटा। आपको क्या लगता है कि हम टीचर्स एएसएल को प्रदर्शित कर रहे हैं? नहीं, ये बच्चे भी एएसएल को एज अ ब्रांड प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चे भी तो ब्रांड है, ये भी तो प्रदर्शित कर रहे हैं कि हाँ यार। कमेंट्स देखो आप, बच्चों के रिप्लाई देखो आप, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये होता है ऑनलाइन एजुकेशन का माहौल। बोलो, ठीक है। तो अब अपन एक नई भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, है ना। मात्र 10 मिनट और, मात्र 10 मिनट और, मजा आएगा आपको। कौन सी है भौतिक राशि? इसको कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। अंग्रेजी में भी यही नाम है इसका, अंग्रेजी में भी यही नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है, यही नाम है अंग्रेजी में भी, कोई हिंदी रूपांतरण नहीं किया गया है, ठीक है। क्या होता है, तो अभी तक जितनी भी भौतिक राशियां हमने पढ़ी वो सब सदिश राशियां थी। सब में अध्यारोपण का सिद्धांत लगाने के लिए हमें सदिश योग करना पड़ता था, और वो हमारे लिए बहुत परेशानी वाली। अब हम एक अदिश राशि यहां पर परिभाषित करने जा रहे हैं, और ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो जिन बच्चों को अध्यारोपण का सिद्धांत, सदिश योग कठिन लग रहा था, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो काम तुम वहां पर सदिश के रूप में कर रहे थे वो अब अदिश के रूप में कर सकते हो। जैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है वैसे तुम जोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। समझते हैं अपन, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप समझाओगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो क्या होता है विद्युत फ्लक्स? तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा। हेलो, थोड़ी सी बफरिंग हुई होगी, है ना, वो इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से सब सही हो गया होगा। तो एक तो भौतिक राशि होती है जिसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, सदिश राशि है, ठीक है ना। एक होता है आपका क्षेत्रफल सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश, इसको अपन लिखते हैं सदिश ए, ठीक है। तो इन दोनों का, ये दोनों सदिश है, इन दोनों का अदिश गुणनफल, इन दोनों का अदिश गुणनफल इन दोनों का अदिश गुणनफल ही क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको अपन पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये कहलाता है। ध्यान से समझना इसको, हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा मैं, हर एक चीज, चिंता मत करना। 11वीं के पाप भी आपके धोए जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक। चलो आ जाओ। तो विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल जो है वही क्या कहलाता है? वही आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है।
तो जैसे मान लो ये आपका कोई पृष्ठ है, जैसे मान लो ये आपका कोई पृष्ठ है ऐसा, इस तरीके का। हर एक चीज ध्यान से सीखना बेटा, हर एक चीज। ये मान लो आपका कोई पृष्ठ है। अब ध्यान रखना कि पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश जो होता है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती है ना, वो सदैव किस दिशा के अंदर होता है? वो सदैव जो भी आपका क्षेत्रफल है, जैसे आपने ये स्क्वायर लिए, सदैव इसके पृष्ठ के लंबवत होता है। ये होगा आपका क्षेत्रफल सदिश, ये रहा, ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश। जिस भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश आप ले रहे हो वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होगा। जिसको नहीं पता दिमाग में डाल लो, क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल सदिश। और मान लो इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट करता है ऐसा, इस दिशा के अंदर एक विद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट करता है ई। तो मैं हर बिंदु पे नहीं बना रहा, पर हर बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा, उपरोक्त पृष्ठ से, उपरोक्त पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, अब तो हमारे पास में परिभाषा है, इसके बराबर हो जाएगा इन दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अदिश गुणनफल को कैसे लिखा जाता है? डॉट के द्वारा लिखा जाता है या क्रॉस के द्वारा लिखा जाता है? चलो तुम्हारी थोड़ी सी 11वीं चेक कर लेते हैं। अदिश गुणनफल को डॉट के द्वारा लिखते हैं या फिर क्रॉस के द्वारा लिखते हैं? बताओ। अदिश गुणनफल को डॉट के द्वारा लिखते हैं या क्रॉस के द्वारा लिखते हैं? सारे बच्चे जवाब देना। यस, क्या बात है यार, तुम्हें तो पता है, मैं तो सोचा था 11वीं क्लास में गड़बड़ी है। वेरी गुड। ध्यान रखना बेटा, अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर लिखा जाएगा ई डॉट ए, लिखा जाएगा ई डॉट ए। ये होता है आपका अदिश गुणनफल। अगर आप इसको आगे खोलना चाहोगे, मान लो ये आपका सदिश है ई, ये आपका सदिश है ए, और दोनों के बीच में कोण कितना है? मान लो दोनों के बीच में कोण है थीटा। इसको अगर आप खोलना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लोगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया, पहले सदिश का परिमाण। फिर आ जाएगा आपका दूसरे सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण आ गया यहां पर, ठीक है ना। और फिर आ जाएगा यहां पर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। जिसको नहीं पता, ये है 11वीं कक्षा का पाप, ये है 11th का पाप। तो इसको थोड़ा सा यहीं पर निपटा लो। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, ठीक है। ए डॉट बी, ए डॉट बी, इसको आप कैसे लिखोगे? पहले सदिश का परिमाण है ए, दूसरे सदिश का परिमाण है बी, दोनों के बीच का कोण है थीटा। कैसे लिखोगे? इसको लिखा जा सकता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, पहले सदिश का परिमाण गुणा दूसरे सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा। एक और तरीका होता है, अगर आपका पहला सदिश इस रूप में दिया जाए, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और दूसरा सदिश भी आपको इस रूप में दिया जाए, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। मान लो आपको इस रूप में दिया जाए दोनों सदिशों को, तो भी घबराने की बात नहीं है, तो भी आपका अदिश गुणनफल किसके बराबर हो जाता है? इनके गुणनफल के बराबर। मतलब ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड के बराबर हो जाता है। किसी भी रूप में आपको अदिश गुणनफल करना आना चाहिए, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में आपको अदिश गुणनफल करना आना चाहिए। अगर दोनों का परिमाण दे दिया जाए, दोनों के बीच का कोण दे दिया जाए,
तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। और अगर ये चीज दे दी जाए आपको, दोनों सदिश कार्तिक निर्देशांक पद्धति में दे दिए जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बट आप दोनों ही अवस्थाओं में अदिश गुणनफल कर सकते हो, दोनों ही अवस्थाओं में आप अदिश गुणनफल कर सकते हो। तो इस अदिश गुणनफल के रूप में हमने विद्युत फ्लक्स को यहां पर परिभाषित किया है। आ गया? यहां तक आया सब बच्चों को समझ में? उदाहरण ले लें, अपन एक उदाहरण ले लें। मान लो, एक उदाहरण लेता हूं मैं यहां पर, एक उदाहरण ले लेता हूं। उदाहरण नंबर 1, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है 5 न्यूटन पर कूलाम, और जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच का कोण E और A के बीच का जो कोण है, इनके बीच का कोण आपको दे रखा है कितना? थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? सारे बच्चे जवाब दो, फ्लक्स कितना होगा? सर हर एक बच्चे को जवाब देना है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। पहले सदिश का परिमाण दिया हुआ है, दूसरे सदिश का परिमाण दिया हुआ है, और दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना? क्या आएगा आंसर? चलो लगाते हैं कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या कहता है? पहले सदिश का परिमाण गुणा दूसरे सदिश का परिमाण गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इतना आसान है यार, तो क्या दिमाग लगाना। पहले सदिश का परिमाण हमें दिया हुआ है कितना? 5। दूसरे सदिश का परिमाण हमें दिया हुआ है कितना? 2। लेकिन ध्यान दो, सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 1/100 का स्क्वायर करना है। 1/100 का मतलब होता है 10 की घात -2। तो 10 की घात -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10 की घात -4 आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -2 मीटर। और कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, इसको हमें हल करना है। चलो हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 2 गुणा 10 की घात -4, और कॉस 60 का मान कितना हो गया? 1/2 हो गया, तो गुणा 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, सिर्फ क्या बचा? 5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात -4। अब रही बात मात्रक की, तो ध्यान रखना, इसका जो मात्रक है, इसका जो SI मात्रक है, वो क्या होता है? वो होता है न्यूटन पर कूलाम। ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र का मात्रक, इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका SI मात्रक। ये होता है इसका SI मात्रक। या फिर मैंने एक और चीज बताई थी, कि विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसको जब आप मीटर स्क्वायर से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट इनटू मीटर। ये भी इसका मात्रक होता है, ये भी इसका मात्रक होता है, और ये भी इसका SI मात्रक होता है। दोनों ही विद्युत फ्लक्स की मात्रक है। और सीधा सीधा आपने अदिश गुणनफल किया है, तो पक्का ये कैसी राशि है? पक्का एक अदिश राशि है। फ्लक्स कैसी राशि है? अब तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको हमने अदिश गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया। फ्लक्स एक अदिश राशि। आ गया सबको समझ में? ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। कि मान लो आपको विद्युत क्षेत्र तो दे दिया जाए 2I कैप -6J कैप +2K कैप, इतने न्यूटन प्रति कूलाम दे दिया जाए, और क्षेत्रफल सदिश आपको दे दिया जाए -I कैप -2J कैप
एंड प्लस 8k कैप, ये आपको दे दिया जाए, ये आपको दे दिया जाए इतने मीटर स्क्वायर, तो बताओ विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अब हमें दोनों सदिश किस रूप में दिए हुए हैं, हमें दोनों सदिश किस रूप में दिए हुए हैं, हमें इस वाले रूप में दिए हुए हैं, कार्तिक निर्देशांक वाले रूप में दिए हुए हैं। क्या घबराने की कोई जरूरत है? नहीं है सर, कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि हमें तो आपने कार्तिक निर्देशांक रूप में भी अदिश गुणनफल करना सिखाया है। बहुत आसान है, हमें गुणांकों का गुणा करना है। तो 2 को -1 से गुणा करना है, किससे? 2 को -1 से गुणा करना है। फिर -6 को -2 से गुणा करना है, किसको? -6 को -2 से गुणा करना है, ax bx ay by, और ऐसे 2 को किससे गुणा करना है? 8 से गुणा करना है, 2 को 8 से गुणा करना है। हल कर लो इसको, तो 2 को -1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? -2। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? +12 आएगा, +12 आएगा, और इन दोनों को गुणा करोगे तो +16 आएगा। 12 में से 2 चले गए, बचेंगे 10, और 10 और 16 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 26 न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मुझे बताओ, क्या फ्लक्स निकालने में कोई भी दिक्कत है? एक बच्चा बार बार लिखे जा रहा है कि सर क्लास की टाइमिंग चेंज होगी। क्यों चेंज करवाना चाहते हो बेटा? कोई टाइमिंग वगैरह चेंज नहीं होगी क्लास की, क्यों चेंज करवाना चाहते हो आप? क्या परेशानी है? सबसे बेस्ट टाइम है ये, सबसे बेस्ट टाइम है ये। अब मुझे बताओ, क्या हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आया विद्युत फ्लक्स? हर एक बच्चे को? तो अब यहां तक की जो चीजें हैं वो एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि हमारा जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हम गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है। फिर उसके बाद में एक लेक्चर होगा जिसमें हम मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स करेंगे, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे अच्छे जो बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और इस तरीके से इस चैप्टर का समापन समारोह बनाएंगे। तो जो अगला पार्ट है हमारा गाउस का नियम, ठीक है, ये गाउस का नियम जो है ये आपको बहुत अच्छे से तब ही समझ में आएगा जब आप फ्लक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके, ठीक है? पूरी कहानी फ्लक्स से शुरू होगी, लेकिन होगी बिल्कुल मक्खन, ये मेरा वादा है। इसी वादे के साथ में आज की क्लास को मैं कर रहा हूं समाप्त। आई होप आप सभी लोगों को हर क्लास की तरह आज की क्लास के अंदर भी मजा आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी लोग कमेंट्स के अंदर मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी। आप कमेंट्स बहुत कम करते हो यार, बहुत सारे बच्चे पूरी क्लास के अंदर लाइव चैट के अंदर कुछ नहीं लिखते, बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप लाइव चैट का इस्तेमाल सिर्फ मुझसे बात करने के अंदर करो, लेकिन हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसका इस्तेमाल दुनिया से बात करने के अंदर करो। उसमें बताओ दुनिया को कि हमारी इन क्लासेस का दम जो है वो कितना है, ठीक है? तो कमेंट्स के अंदर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।